हमारे साथ देवेंद्र कथुरे जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है उसमें कई फेरबदल किए गए हैं। रेवाड़ी की बावल सीट से मंत्री बनवारी लाल का टिकट काटा गया है। इसके अलावा बड़खल सीट का जिक्र करें तो शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की टिकट काट दी गई है। काफी फेरबदल के बाद ये दूसरी सूची जारी की गई है। बावल से टिकट बनवारी लाल का कट्टा मंत्री, उनका रिकॉर्ड छवि अच्छी थी। हम जब चर्चा करते थे तो लगता था कि उनकी टिकट को खतरा नहीं है, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई। और बड़कल से सीमा त्रिखा जो शिक्षा मंत्री थी, उनकी टिकट काटी गई। वो पहले से इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट थी कि उनकी शायद टिकट कटेगी। जो मंत्री थे, जिन मंत्रियों की टिकट कटनी थी उनमें सीमा त्रिखा भी थी। 2-3 चेंजेस और हुई हैं। आपको बताऊं, शाहबाद से कृष्ण बेदी जो पार्टी के सीनियर नेता है, मंत्री रहे हैं बीजेपी के पहले कार्यकाल में, दूसरे में चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री तब मनोहर लाल थे, उनको राजनीतिक सचिव लगा दिया। नायक सिंह सैनी के भी मतलब राजनीतिक सचिव ओएसडी सलाहकार रहे हैं। वो शाहबाद से टिकट मांग रहे थे, लेकिन शाहबाद से ना देकर उनको नरवाना से लड़वाया गया है। नरवाना भी आरक्षित सीट है। और इसके अलावा डॉक्टर पवन सैनी, वो लाडवा से पिछली बार जीते थे। पिछली बार तो नहीं, उससे पहले बार लाडवा से विधायक रहे हैं डॉक्टर पवन सैनी, लेकिन उनको चूंकि लाडवा में अब नायब सैनी आ गए तो उनको नारायण कर दिए गए। कुछ नेताओं की सीटें बदली गई हैं, उनको एडजस्ट करना जरूरी था, टिकट देना जरूरी था, लेकिन उनकी सीटें बदली गई हैं। ये भी प्रयोग बीजेपी ने किए हैं। कुल मिलाकर अब सिर्फ 2 कैंडिडेट को छोड़ दे तो 88 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है कि वो भी जल्दी अपने उम्मीदवार उतारे, ताकि पता लगे आमने सामने कौन कौन है, मैदान कैसे सज रहा है। तो मेरे को लगता है आज कांग्रेस की सूची भी आनी चाहिए। कांग्रेस की सूची का आज इंतजार है, क्योंकि इसके बाद तो 2 दिन रह जाएंगे। 2 या तीसरा दिन है लास्ट 12 तारीख को, वीरवार को, जो नामांकन की आखिरी तारीख होगी। तो अब दबाव जो है कांग्रेस पर है। लेकिन बीजेपी ने पूरा सोच विचार करके जो टिकटें दी है, इसमें कॉम्बिनेशन भी है, नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी सीटें बदली गई हैं। मनीष ग्रोवर रोहतक से पूर्व मंत्री है, मंत्री थे पहले कार्यकाल में 2014 से 19 में, लेकिन 19 वाला चुनाव बीबी बत्रा कांग्रेस के जो विधायक है उनसे हार गए थे। और सबसे पहले इन्होंने, आज मेरे को लगता है 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया जब इन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद 2-3 और बयान आए थे। मोहनलाल बोरली जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था राई से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनकी जगह देखो टिकट बदली गई है, उनकी जगह गहलोत को दी है, गहलावत शीला गहलावत को दी गई है टिकट। उसके अलावा और भी आप देखिए फेरबदल किए गए हैं, सीटें बदली गई हैं और कुछ नाम काटे गए हैं, कुछ नए ऐड किए गए। तो पूरी तरह सोच विचार कर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब कांग्रेस का कौन कौन सामने आता है, अब पूरा जोर रहेगा चुनावी रैलियों पर। स्टार प्रचारक कौन है आपको बता दूं, बीजेपी का जब भी कैंपेन शुरू होता है विधानसभा का, अहीरवाल से अमित शाह या प्रधानमंत्री करते रहे हैं पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ से इस बार एक नया प्रयोग बीजेपी ये भी करी है। कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी जिसको कहते हैं हम, शंखनाद 13 सितंबर को, आज 10 तारीख है, आज से तीसरे दिन प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी कुरुक्षेत्र में और वहां से शंखनाद करेंगे। कुल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 रैली हरियाणा में रखी गई है, अलग अलग जगह पे। कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार या रोहतक में रहेगी, हिसार में रहेगी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, और अमित शाह, इन दोनों की मिला के बड़े नेताओं की 7 रैली है। बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी व्यू रचना करने में, सियासी मैदान जो सजना है, स्टार प्रचारक हैं, उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, पूरा संगठन में आरएसएस, सब लोग अपनी अपनी एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। क्योंकि ये चुनाव मुश्किल लग रहा है, बीजेपी हुंकार भरी है तीसरी बार सरकार बनाने का, हैट्रिक लगाने का, लेकिन इस बार मेरे को लगता है बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिससे बीजेपी दबाव में है। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा वो वाला फैक्टर है, भ्रष्टाचार पर भी कुछ है लोगों की वो के खत्म नहीं हुआ, कहीं कुछ लोग कहते हैं बढ़ गया, कुछ लोग कहते हैं कम हुआ है। तो ये भी एक सरकार के लिए एक मुद्दा है। तो कुल मिलाकर किसानों वाला मसला है, बिल्कुल, और है चीजें जैसे प्रॉपर्टी आईडी और या परिवार पहचान पत्र। इन मुद्दों ने जो जन भावनाओं से, जनता के हितों से जुड़े मुद्दे ये प्रभावी रहे हैं। मेरे को लगता है इस बार चूंकि चुनाव थोड़ा सा अलग तरह का, मैं तो ये भी मान रहा हूँ जैसे ही बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की सूची आएगी तो निर्दलियों का मेला लगेगा इस बार। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, जो हालात बने हुए हैं, जो बागी हैं या जो निर्दलीय, उनकी संख्या पहले से ज्यादा होगी और निर्दलियों का जो मेला है इस बार चुनाव में उलट पुलट भी कर सकते हैं। एक तरह से अलग किस्म के चुनाव है 2024 वाले। जी
बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि बड़े फेरबदल जरूर किए गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के समय जो भूकंप बीजेपी ने झेला है, निश्चित तौर पर अब कहीं न कहीं उससे उभर रही है पार्टी, और यही वजह है कि दूसरी सूची को काफी सोच समझ करके जारी किया गया है। लेकिन अब चुनावी मैदान में देखना और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान बाकी रह गया है। कांग्रेस को 49 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, कांग्रेस को लगभग 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, और लगभग दोनों ही स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों में स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं कि अकेले लड़ना चुनाव कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, प्रगति कांग्रेस की बात करें या बीजेपी, दोनों मेजर, मेरे को होता है दोनों मेजर दावेदार हैं जी सरकार बनाने की। जी डिफेंडिंग चैंपियन की बात करें तो बीजेपी है, तीसरी बार सरकार बनानी, 2 बार बना चुके, पूरा जोर लगा रहे हैं जी। और कांग्रेस की बात करें तो सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि थोड़ा सा लोगों में कांग्रेस के जो 2014-2019 के हालात थे उससे ये हालात बदले हुए हैं, फेवरेबल है, जिसको कहते हैं अनुकूल हालात है कांग्रेस के। लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस दावा भी कर रही है कि 70 सीटें इस बार जीत के सरकार बना रहे हैं, और तैयारियों में कांग्रेस की भी ऐसा नहीं है कि अधूरी तैयारियां उनकी भी हैं, लेकिन बीजेपी तैयारियों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में हमेशा से आगे रही और इस बार भी उसने ये कर दिखाया है। लेकिन मुकाबला सीधा बीजेपी कांग्रेस का लग रहा है ज्यादातर सीटों पर। जो गठबंधन है बीएसपी का और आईएनएलडी का, जेजेपी का और एएसपी आजाद समाज पार्टी, इनके जो 2 गठबंधन है, मेरे को लगता है इनका जो प्रभाव रहेगा सिरसा, हिसार, फतेहाबाद या अंबाला, जहां पर एक सेगमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि जेजेपी की बात करें या इनेलो की, इनका जो आधार, मजबूत आधार है वो सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद, ये 3-4 जिले हैं, यहाँ इनका प्रभाव रहेगा जेजेपी आईएनएलडी का। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का भी हिसार, सिरसा के अलावा अंबाला में, जहां बीएसपी का कभी अमन कुमार नागरा एमपी भी बनते रहे, सांसद बनते रहे, अंबाला यमुनानगर साइड, ये बीएसपी का एक वोट बैंक मजबूत रहा है। मतलब अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज है हर पार्टी के लोग, लेकिन कुल मिलाकर मेरे को 90 सीटों में से ज्यादातर पर मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में। और प्रगति आपको बता दूं, ये चुनाव आखिरी चुनाव है, अगले चुनाव जो होगा 2 साल बाद परिसीमन हो जाएगा। ये आखिरी चुनाव है जनरल सीटों के लिए भी, और रिजर्व जो 17 सीटें 90 में से, मतलब इसको आखिरी चुनाव मानकर लड़ा जा रहा है, और है भी आखिरी। अगला जो चुनाव होगा वो नए परिसीमन के आधार पर होगा, जिसमें कम से कम मेरे को अभी 90, 113, 23 से लेकर 26 सीटें बढ़ जाएंगी अगले चुनाव में। ये आखिरी चुनाव है, इसीलिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। रिजर्व सीटों पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, जैसे कल कृष्ण पवार कह रहे थे कि रिजर्व सीट ये खत्म हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, इसलिए मैं अपना आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ। तो रिजर्व सीटों पर चूंकि ये ओपन हो जाएंगी, 20 साल के बाद ओपन होनी है, दूसरी सीटें रिजर्व हो जाएंगी, तो ये उठा पटक भी होगी परिसीमन। इसलिए इस चुनाव को आखिरी चुनाव समझकर बहुत सारे नेता लड़ रहे हैं, जिनके मन था चुनाव लड़े या विधायक बने, जो नहीं बन पाए वो भी चुनाव लड़ने की लाइन में है कि अपने मन की पूरी कर ले, कोशिश कर ले। परिवार वालों की, समर्थकों की होती है कि चलो विधायक बन जाए, या पिछली बार हारे थे तो इस बार जीत जाएंगे। इस तरह की सारी भावनाओं से ओतप्रोत हुआ ये चुनाव है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने